साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नगरीय भूगोल के महत्वपूर्ण कंसेप्ट अपकेंद्रीय शक्तियाँ यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पर चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें से प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। नगर के उद्भव, विकास और विस्तार को प्रभावित करने वाली नगरीय भूगोल में दो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। नंबर 1 अभिकेंद्रीय शक्तियाँ और नंबर 2 अपकेंद्रीय शक्तियाँ। इन दोनों शक्तियों के कारण नगर का विकास और विस्तार होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और समाजशास्त्री चार्ल्स सी कोल्बी ने बताया कि नगर की आकारिकी का वर्तमान रूप 3 प्रकार की शक्तियों का परिणाम होता है। नंबर 1 अभिकेंद्रीय शक्तियाँ, जिनको सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहते हैं। नंबर 2 अपकेंद्रीय शक्तियाँ, जिनको अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। और नंबर 3 है स्थानात्मक विभिन्नीकरण की शक्तियाँ या स्पेशियल डिफ्यूजन फोर्सेस। चार्ल्स सी कोल्बी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ग्रेट ब्रिटेन के 22 नगरों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नगरीय आकारिकी या अर्बन मॉर्फोलॉजी को 2 प्रकार की शक्तियों का परिणाम बताया। और इन 2 शक्तियों में पहली शक्ति थी केंद्रोन्मुख शक्तियाँ या सेंट्रीपिटल फोर्सेस। नगर विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेंट्रीपिटल फोर्सेस अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इन्हें अभिकेंद्रीय, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुखी शक्तियाँ भी कहते हैं। ये शक्तियाँ विभिन्न कार्यों को नगर के केंद्रीय भाग की ओर आकर्षित करती है। नाभि केंद्र, जिसके आसपास प्रारंभिक विकास होता है, नगर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। कोल्बी ने 5 प्रकार की केंद्रोन्मुखी शक्तियों का वर्णन किया है और इसको हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। चार्ल्स सी कोल्बी ने एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफ्स में 1933 में एक रिसर्च पेपर लिखा था और जिसका टाइटल था सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस इन अर्बन ज्योग्राफी। और उन्होंने नगरीय भूगोल में अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय शक्तियों पर अपने विचार लिखे थे। चार्ल्स सी कोल्बी ने अपकेंद्रीय शक्तियों को 6 भागों में बांटा था। जब किसी नगर का उद्भव और विकास हो जाता है तो उसके बाद में अपकेंद्रीय शक्तियाँ या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस नगर के विस्तार में सहायक होती है और नगर के केंद्रीय भाग से जनसंख्या और नगर के कार्य वो बाह्य भाग की तरफ स्थापित होना शुरू हो जाते हैं और जिसके कारण नगर का क्षेत्रीय विस्तार होता है।
और चार्ल्स सी कोल्बी ने अपकेंद्रीय शक्तियों को 6 भागों में बांटा था। नंबर 1, स्थानिक शक्ति या स्पेशल फोर्सेस। नंबर 2, बचाव स्थल शक्ति या साइट फोर्स। नंबर 3, अवस्थितिक शक्ति या सिचुएशन फोर्स। नंबर 4, सामाजिक उत्थान की शक्ति, सोशल इवोल्यूशन फोर्स। नंबर 5, बचाव स्थल का स्तर एवं संगठन, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। ये पॉप गलती से हो गया है, ये ऑक्यूपेशंस हैं। और 6, मानवीय समीकरण या ह्यूमन इक्वेशन। इसमें जो पहली शक्ति है वो है स्थानिक शक्ति या स्पेशल फोर्स। नगर के केंद्रीय भाग में भारी भीड़ और समस्याएं लोगों को नए स्थान पर नगर बसाने को मजबूर करती है। इन शक्तियों को स्थानिक शक्ति कहते हैं। जैसे केंद्रीय भाग में जगह की कमी हो जाती है, जगहों की बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है, या पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती, या ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या हो जाती है, जिसके कारण शहर के केंद्रीय भाग से शहर के लोग और शहर के कार्य वो शहर के समीपवर्ती भाग में, जहाँ उनको समतल भूमि, स्वच्छ हवा मिलती है, स्थापित होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण शहर का विस्तार शुरू हो जाता है। नंबर 2, बचाव स्थल शक्ति। जब नगर के समीप स्थित कोई धार्मिक स्थल, चौराहा या उपयुक्त स्थल नगरीय कार्यों के जमाव के लिए नगर के केंद्रीय भाग से नगर के कार्यों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो ऐसे शक्तियों को बचाव स्थल शक्ति के नाम से जानते हैं। नगर के बाह्यवर्ती भाग में कई अनुकूल दशाएं उपस्थित हो जाती हैं, जो कि केंद्रीय भाग से व्यक्तियों एवं विभिन्न कार्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर खुली व समतल भूमि, नियोजित विकास तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध होता है। इसी आकर्षण के कारण लोग नगर के केंद्र से बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। आवास की सुविधा बाह्यवर्ती स्थलों के आकर्षण को और भी बढ़ा देती है, जिसके कारण नगर का विस्तार उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में होने लगता है। तीसरा है अवस्थितिक शक्ति या सिचुएशनल फोर्स। जब नगर में निवास स्थान, दुकानों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं के बीच उपयुक्त कार्यात्मक या फंक्शनल दूरी नहीं रह जाती है, तो नियोजित तरीके से कार्यात्मक संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसे संस्थान नगर के समीपवर्ती भागों में स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जब शहर का विकास हो जाता है तो उनके जो संस्थान होते हैं उनके बीच में फंक्शनल दूरी या कार्यात्मक जो दूरी है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण इनको शहर के बाहर खुले भाग में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता महसूस होती है, और जिनके कारण नगरों का विस्तार होता है। प्राय अधिकांश शिक्षण व चिकित्सा संस्थान प्रारंभ में शहर के निर्मित क्षेत्र के बाहर की ओर स्थापित होते हैं, और कालांतर में उसके आसपास सघन आवास एवं वाणिज्यिक क्षेत्र भी
स्थापित हो जाते हैं। ऐसे संस्थानों को कार्यात्मक अंतराल हेतु शहर के बाहर की ओर स्थापित करना पड़ता है, जो कि नगर के विस्तार के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 4 है सामाजिक उत्थान की शक्ति। नगर के सामाजिक संगठन में परिवर्तन से भी अपकेंद्रीय शक्तियाँ का उदय होता है और जिसके कारण नगरों का विस्तार होता है। नगर के सामाजिक संगठन में परिवर्तन से भी अपकेंद्रीय शक्तियों का उदय होता है। विभिन्न भाषाई, धार्मिक, जातीय एवं प्रजातीय वर्ग नगर के क्षेत्र विशेष में संकेंद्रित या बसे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों के विस्तार की सुविधा नगर में नहीं होती, लेकिन ये बाह्य क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः बाहर से आने वाले तथा नगर के विभिन्न भागों में एकाकी रूप से रहने वाले परिवार सजातीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो अपने धर्म के लोगों के पास रहना पसंद करते हैं। इस कारण से जो विस्थापित जनसंख्या है वो नगर के बाह्य भाग में अपने सजातीय क्षेत्रों में रहने को ज़्यादा भूमिका और प्रेफरेंस देती है, जिसके कारण नगरों का विस्तार होता है। नंबर 5 है बसाव स्थल का स्तर एवं संगठन, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। नगर के बाह्य भाग में आधुनिक कार्यस्थल स्वरूप गतिशील, प्रतिमान, संतोषप्रद परिवहन सेवाएं एवं पर्याप्त खुले स्थल तथा पर्यावरण शुद्ध होता है, जो विभिन्न संस्थानों एवं कार्यों को शहर के बाह्य भाग में आकर्षित करता है। इसके कारण नगर के समीपवर्ती भागों में विभिन्न संस्थान, रिहायशी मकान स्थापित हो जाते हैं और जिससे नगरों का विस्तार बाहर की ओर होने लगता है। अपकेंद्रीय शक्तियों में छठा जो मुख्य फोर्स है वो है मानवीय समीकरण। मानवीय समीकरण नगर की प्रारंभिक अवस्था में केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में तथा नगर के विस्तार एवं वृद्धि में अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो ह्यूमन चॉइस है या मानव की पसंद है वो नगर के विकास में अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों प्रकार की शक्तियों के रूप में कार्य करती है। जब नगर का विकास हो जाता है तो मानव खुले स्थान में प्रदूषण मुक्त स्थल में रहना पसंद करता है और जिसके कारण वो नगर के बाह्य क्षेत्र में अपने निवास स्थान बनाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है तथा जहाँ भूमि उसको सस्ती और ज़्यादा मिलती है। इसी कारण नगर के उद्योग और कार्य भी नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों में विकसित होने लगते हैं और जिसके कारण नगरों का विस्तार हो जाता है। इस तरह
नगरों के विस्तार में दो शक्तियाँ, पहला केंद्र का प्रतिकर्षण और दूसरा बाहरी क्षेत्रों का आकर्षण कार्य करती है तथा इन्हें संयुक्त रूप से अपकेंद्रीय शक्तियाँ कहते हैं। ये जो दोनों शक्तियाँ हैं, यानी कि जब नगर विकसित हो जाता है तो केंद्रीय भाग में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है जो लोगों को और नगर के कार्यों को बाहर की ओर धकेलती है तथा नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं होती हैं जो नगर के लोगों और कार्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन दोनों शक्तियों के परिणाम स्वरूप से नगरों का विस्तार है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है और इन शक्तियों को अपकेंद्रीय शक्तियाँ कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायी रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।